में जो है मैं आपको एक सॉल्यूशन बताने वाला हूँ एज्योर बैकअप रिपोर्टिंग के लिए। यानी कि मैं एक नया ही सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। तो आइडियली अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो आप सोच रहे होंगे कि यार एज्योर बैकअप रिपोर्ट के लिए ऐसा कौन सा यूनिक सॉल्यूशन है या कौन सा डिफरेंट सॉल्यूशन है। आइडियली जब आपको बैकअप रिपोर्टिंग का सॉल्यूशन कॉन्फ़िगर करना होता है तो आप सिंपल वहां पर जो है बैकअप सेंटर में आपको ईमेल रिपोर्ट का एक ऑप्शन आता है, राइट। तो अभी मैं आपको पहले यूज केस बताता हूँ कि ये है क्या। तो मेरे मैं एक्चुअली दो अकाउंट सपोर्ट कर रहा हूँ मेरे करंट ऑर्गेनाइजेशन में, और मैं दोनों अकाउंट में दोनों प्रोजेक्ट्स में मैं एज अ क्लाउड आर्किटेक्ट हूँ, ठीक है। तो मेरा जो पहला अकाउंट है, पहला प्रोजेक्ट है, वहां पर जो है कस्टमर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो एज्योर में है, जो भी वर्चुअल मशीन्स है उनका जो है पहले जो बैकअप हो रहा था वो ऑन प्रेमिसेस टूल में हो रहा था, थर्ड पार्टी टूल में हो रहा था, ठीक है। बाद में फिर कस्टमर के साथ डिस्कशन करके जो भी बैकअप था वो हमने एज्योर में माइग्रेट करवाया। यानी कि एज्योर में जो रिकवरी सर्विस वॉल्ट होता है, हमने जितने भी वर्चुअल मशीन्स थे वो सारे के सारे रिकवरी सर्विस वॉल्ट में वहां पर कॉन्फ़िगर करवाए। अब बैकअप तो कॉन्फ़िगर हो गया, लेकिन उसके लिए रिपोर्टिंग भी चाहिए थी कस्टमर को कि भाई मेरे पास बैकअप रिपोर्ट होना चाहिए, चाहे वो मेरी टीम के लिए हो या फिर कस्टमर के लिए हो, ये देखने के लिए कि मेरे बैकअप्स जो है प्रॉपरली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कौन से रीजन में क्या हो रहा है, कितना बैकअप साइज हो रहा है, ये सब डिटेल्स चाहिए था उसको, ठीक है। अब इसके लिए सॉल्यूशन अपने को बिल्ड करना था। तो देखा जाए तो जैसे कि मैंने बोला स्टार्टिंग में कि सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल था कि एज्योर बैकअप सेंटर में आपका ईमेल रिपोर्ट करके एक फीचर आता है। उस ईमेल रिपोर्ट का फीचर अगर आप यूज करोगे तो वहां क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंटेशन है, वहां पर बोलता है कि जब आप इसको कॉन्फ़िगर करोगे तो आपका बैकएंड में लॉजिक ऐप क्रिएट होता है। वहां पर आपको जो है आपका जो O365 का अकाउंट है वो आपको लॉजिक ऐप के एपीआई कनेक्शन में वन टाइम कॉन्फ़िगर करना होता है, और जो भी डेटा है वो आपके ईमेल के ऊपर रिपोर्ट आ जाएगा, सारा बैकअप का डिटेल्स आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो एक सॉल्यूशन हो गया। दूसरा ये है कि अगर आपको कस्टम सॉल्यूशन बिल्ड करना है तो आप पावरशेल स्क्रिप्ट बनाओ, उसके बाद आप ऑटोमेशन अकाउंट बनाओ, उसके अंदर रन बुक बना के उसको होस्ट करो और वहां से आप ओवर द ईमेल सेंड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चैलेंज क्या था, सबसे बड़ा चैलेंज जो था, कस्टमर ने जो हमको एक मतलब कस्टमर ने क्वेरी रेज करी थी कि भाई हम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पर चैलेंजेस नोट डाउन करें। सबसे पहला था कि जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था, जो कस्टमर था वो एक तो जी सूट यूज कर रहा था, यानी कि वो अपने इन्वायरमेंट में O365 यूज ही नहीं कर रहा है। और जो बैकअप सेंटर में ईमेल रिपोर्ट का ऑप्शन आता है वहां पर आपका बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि O365 का अकाउंट आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अगर आपके पास जी सूट है तो फिर आपको उस तरह से आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, कस्टम सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला चैलेंज ये था कि O365 यूज सॉरी जी सूट जी यानी कि गूगल चैट या गूगल मेल जो है मेरा कस्टमर यूज कर रहा था। दूसरा, कस्टमर ने क्या बोला कि भाई वो कोई भी एक्सटर्नल एसएमटीपी डिटेल नहीं देगा। यानी कि जब ईमेल अगर मैं कस्टम सॉल्यूशन बनाना है तो मुझे उस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करके ओवर द ईमेल भेजना था अपनी टीम को, कस्टमर के डीएल पे, राइट। तो उसके लिए मेरे को एक्सटर्नल एसएमटीपी लगेगा जो कि ओवर द इंटरनेट भेज सके, राइट। बट कस्टमर यहाँ पर एक्सटर्नल एसएमटीपी डिटेल्स देने के लिए रेडी नहीं था। कस्टमर के पास इंटरनल रिले सर्वर था, वो बोलता था कि ये हमारा इंटरनल रिले सर्वर है, इसके थ्रू आप मेल भेजो जो भेजना है, हम एक्सटर्नली एक्सपोज्ड जो है जो ओवर द इंटरनेट जाए वो हम नहीं देंगे। तीसरा चैलेंज था कि कस्टमर जो है जो भी मैं उसको सॉल्यूशन दूंगा उसका जो है वो मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए, यानी कि वो ज्यादा कॉस्ट भी बेयर नहीं करना चाहता था उसके लिए। चौथा सॉल्यूशन जो था कि कस्टमर जो भी रिपोर्ट में भेजूंगा, जो भी सॉल्यूशन मैं डिजाइन करूंगा, वो सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि इंटरनल नेटवर्क के थ्रू ही जाना चाहिए, यानी कि ओवर द इंटरनेट कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। जो भी मैं एज्योर से जो रिपोर्ट फैच करूंगा वो रिपोर्ट इंटरनली विद इन जो कस्टमर का नेटवर्क है उसी नेटवर्क में उसी जो जो जिस डोमेन का उनका ईमेल आईडी है उसी ईमेल पे आना चाहिए। और पांचवा जो चैलेंज था कि कस्टमर कोई भी पोर्ट अलाउ या यूआरएल जो है अलाउ नहीं करना चाहता था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं कोई एक सॉल्यूशन बिल्ड कर रहा हूं और मुझे उसके लिए कोई यूआरएल एक्सपोज करना है, वाइट लिस्ट कराना है कस्टमर से डिस्कस करके उनके फायरवॉल में, तो वो उसके लिए वो इजीली एग्री नहीं हो रहा था। तो मतलब उनका बहुत ज्यादा, क्योंकि वो हाईली मतलब सेंसिटिव डेटा मेंटेन कर रहे थे एज्योर के इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो इसी तरह से उन लोगों ने ये सब अलाउ वगैरह नहीं करना चाह रहे थे। तो ये सब चैलेंजेस थे। अब इसके लिए मैंने कुछ सॉल्यूशंस, दो तीन सॉल्यूशंस, एक दो सॉल्यूशंस बिल्ड करे थे और जो मैंने कस्टमर के साथ शेयर किया था। बट उसमें कहीं ना कहीं इशू, कस्टमर जो है इश्यूज रेज कर रहा था कि नहीं यार इसमें हम ये यूआरएल वाइट लिस्ट नहीं कर सकते, इसमें ये हमारा सिक्योरिटी कंसर्न है, ये हमारा साइबर टीम ये इसको अलाउ नहीं करेगा, ये सब चीज़ें थे।
तो फाइनली एक सॉल्यूशन जो है मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने उसको पहले पीओसी करके देखा, वो सक्सेसफुली हुआ। एंड देन उसके बाद मैंने कस्टमर को प्रेजेंट किया एंड फाइनली जो है कस्टमर भी एग्री हो गया उस सॉल्यूशन को। तो ये एक थोड़ा सा अलग सॉल्यूशन है। आई डोंट नो कितनी कंपनीज में ऑलरेडी हो सकता है यूज हो रहा होगा, बट मेरे लिए तो ये फर्स्ट टाइम था जो मैंने ये सॉल्यूशन डेवलप किया था। तो अब मैं चलता हूँ आपको डायग्राम पे, तो इसका डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको। आई होप कि मेरा स्क्रीन क्लियरली आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। तो ये मैंने डायग्राम बनाया। इसमें क्या है कि टॉप लेवल पे पहले मेरा एक सब्सक्रिप्शन है, ये आप सब्सक्रिप्शन का आइकन देख सकते हैं। देन यहाँ पर जो मेरा एज्योर बैकअप है, जिसमें कि जैसे कि मैंने बोला सारे के सारे वर्चुअल मशीन्स मेरे एज्योर बैकअप में कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है। अब इसमें सॉल्यूशन क्या बिल्ड किया, मैंने एक ऑटोमेशन अकाउंट बनाया। इस ऑटोमेशन अकाउंट पे मैंने ऑथेंटिकेशन के लिए एक मैनेज आइडेंटिटी इनेबल करी। अब जब मैनेज आइडेंटिटी किसी रिसोर्स के ऊपर इनेबल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका जो है एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी या तो फिर एंट्रा आईडी में रजिस्टर्ड हो जाता है। ठीक है, जिसका कोई सीक्रेट नहीं होता है। वो मैनेज आइडेंटिटी तभी डिसेबल हो सकता है या तो आप उस पर्टिकुलर रिसोर्स में आकर डिसेबल करो, या तो आप उस रिसोर्स को डिलीट मार रहे हो, तो ऑटोमेटिकली मतलब मैनेजेबिलिटी का उसमें फंडा नहीं है उसमें। ठीक है, आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने ऑटोमेशन अकाउंट बनाया, उसके अंदर मैंने एक मैनेज आइडेंटिटी इनेबल किया। इनेबल करने के बाद फिर मैंने क्या किया, उसके अंदर 3 रन बुक बनाई। मतलब 3 रन बुक मतलब मैंने पावरशेल स्क्रिप्ट डेवलप करी और उसको 3 रन बुक में कन्वर्ट किया। तो सबसे पहले मैंने बनाया एज्योर बैकअप रिपोर्ट करके, उसका एक नाम दे दिया रनबुक का। इसमें मैंने क्या कि पावरशेल स्क्रिप्ट डेवलप करी जिसमें मेरा इस एज्योर बैकअप में जितनी भी वर्चुअल मशीन्स उस बैकअप का पार्ट थी उन सारा का सारा डिटेल एक्सट्रैक्ट करेगा और एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, एज्योर फाइल स्टोरेज बनाया, यानी कि एक एज्योर स्टोरेज अकाउंट बनाया। उसमें फाइल स्टोरेज मैंने एक फाइल शेयर बनाया, उसके अंदर एक फोल्डर बनाया। और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, जो रिपोर्ट जो मेरा रन बुक चल रहा है एज्योर बैकअप रिपोर्ट, जिसके पावरशेल के थ्रू जो मेरा बैकअप का डिटेल्स इंफॉर्मेशन एक्सेल में जो डाल रहा है, उस एक्सेल को क्या कर रहा है वो स्टोरेज अकाउंट में डायरेक्टली यहाँ से रनबुक से स्टोरेज अकाउंट में डाल रहा है। अब ये स्टोरेज अकाउंट में क्यों डाल रहा है, इसके पीछे मैं रीजन बताता हूँ कि ये मैंने सॉल्यूशन क्यों डेवलप किया। तो मेरा स्टोरेज अकाउंट में चला गया, जैसे ही बैकअप का डिटेल आया मेरा स्टोरेज अकाउंट में चला गया। स्टोरेज अकाउंट के बाद जाने के बाद क्या है, ये मेरा वर्चुअल नेटवर्क है जहां पर मेरे वीएम्स हैं, जो वीएम्स मेरे एज्योर बैकअप का पार्ट है। और वहां पर एक कोई तो एक मेरा जंप सर्वर है। ठीक है, उस जंप सर्वर के अंदर मैंने एक पावरशेल स्क्रिप्ट और बनाई। जो पावरशेल स्क्रिप्ट क्या करेगी, स्टोरेज अकाउंट से स्टोरेज अकाउंट को कनेक्ट करेगी इंटरनली। अब ये देखो, ये सारा का सारा विद इन अ नेटवर्क है, आउटसाइड पब्लिकली एक्सपोज नहीं है, विद इन मेरा नेटवर्क के अंदर ही है। ठीक है। तो एक और पावरशेल स्क्रिप्ट बनाई। उस पावरशेल स्क्रिप्ट क्या करेगी, बेसिकली 2 काम करेगी। एक तो वो स्टोरेज अकाउंट को कनेक्ट करेगी, स्टोरेज अकाउंट का फाइल शेयर को मैप करेगी, मैप इस वीएम में एज अ मैप ड्राइव, नेटवर्क मैप ड्राइव मैप करेगी। वहां से वो क्या करेगा, जो फाइल शेयर के अंदर जो एक्सपोर्टेड रिपोर्ट आ रही है उस रिपोर्ट को कॉपी करेगा और उसके बाद ओवर द ईमेल भेज देगा इंटरनली बाय यूजिंग द इंटरनल एसएमटीपी रिले सर्वर। जो इंटरनल एसएमटीपी जो कस्टमर ने मुझे दिया था, सेंडर आईडी दिया था मुझे, पोर्ट दिया था और एसएमटीपी सर्वर, ये 3 चीजें 3 डिटेल्स दी थी मुझे। वो मैंने पावरशेल स्क्रिप्ट में डिफाइन किया करा हुआ था कि मेरा स्टोरेज अकाउंट को कनेक्ट करे, फाइल शेयर को मैप करे, वहां पर जो लेटेस्ट मॉडिफाइड फाइल है। अब हाँ, इसमें स्क्रिप्ट मैंने इस तरह से बनाई थी ये वाली वीएम वाली की जो लेटेस्ट, क्योंकि एवरीडे ये रिपोर्ट चलती थी, हर दिन जो है एक एक्सपोर्ट फाइल उसमें डालता था डेट के साथ, टाइम स्टैम्प के साथ। तो मैंने स्क्रिप्ट इस तरह से बनाई थी कि वो जो लेटेस्ट मॉडिफाइड फाइल है उसको उठाए, उसको एज अ मेल पे अटैच करे और रिस्पेक्टेड जो भी डीएल्स है टीम्स है उसको सेंड कर दे बाय यूजिंग द इंटरनल एसएमटीपी सर्वर। ठीक है। तो ये मेरा सॉल्यूशन है। अब कॉमन, अब यहाँ पर सर्विस एंड पॉइंट आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या है ना, नेटवर्क थोड़ा सा मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया। यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो मेरा वर्चुअल नेटवर्क है, इस वर्चुअल नेटवर्क में के बीच में ये जो स्टोरेज अकाउंट है, इस पे मैंने क्या किया, इस वर्चुअल नेटवर्क पे एक मैंने सर्विस एंड पॉइंट कॉन्फ़िगर कर दिया। मैंने क्या बोला, सर्विस एंड पॉइंट क्या कॉन्फ़िगर किया कि इस नेटवर्क, ये जो नेटवर्क में जो भी वर्चुअल मशीन्स है वो मेरे इस स्टोरेज पर्टिकुलर स्टोरेज अकाउंट के साथ इंटरनली कम्युनिकेट कर सके। तो उसके लिए आपको आइडियली जब आप वर्चुअल मशीन से अगर आपको अजूर में जाके कोई भी रिसोर्स कनेक्ट करना है तो या तो आपके पास इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए। अब इसमें एक चैलेंज और भी था कि जितने भी वर्चुअल मशीन्स थे इसमें इंटरनेट भी नहीं था। तो इंटरनेट नहीं था तो मतलब आप अजूर पोर्टल को कनेक्ट ही नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए अजूर क्या करता है, आपको बाय डिफॉल्ट एक सर्विस एंड पॉइंट का फीचर देता है कि आप इंटरनली विद इन दैट नेटवर्क आप इंटरनली सर्विसेज को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो मैंने इस वर्चुअल नेटवर्क में
अलाउ कर दिया, सर्विस एंड पॉइंट ऐड कर दिया कि मेरा ये जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क में जो भी वीएम है, स्पेशली ये जो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर का वीएम है, ये मेरा वीएम जिस सबनेट में है, ये सबनेट इस फाइल स्टोरेज का जो सर्विस एंड पॉइंट है उसको कनेक्ट कर सके। तो इसको कॉन्फ़िगर करने से क्या हुआ, मेरा इस वीएम में जंप सर्वर के बीच में और स्टोरेज अकाउंट के बीच में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो गई इंटरनली, ठीक है। जिसकी वजह से मेरा जो स्क्रिप्ट क्या कर रहा है, वो मैप कर पा रहा है फाइल शेयर को, और उस फाइल शेयर को मैप करके मेरा जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसको अटैच कर रहा है ओवर द ईमेल, और एसएमटीपी इंटरनल एसएमटीपी रिले सर्वर को यूज करके वो मेल भेज रहा है, जो भी मेरा जो टीम है, जो टीम डीएल है, ये कस्टमर का जो भी ईमेल आईडीज है उनको रिपोर्ट भेज रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने दो रनबुक और बनाए। अब यहां पर तो वीएम था, लेकिन कस्टमर बोल रहा था कि कस्टमर ने क्या क्वेश्चन रेज किया कि भाई वीएम तो है तो 24 घंटे तो नहीं चला सकते हम। तो इसके लिए कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैंने दो सॉल्यूशन इंप्लीमेंट किया, कस्टमर को दिया कि पहला तो इस पर्टिकुलर जंप सर्वर को मैं क्या करूंगा, जो सबसे कम जो उसका साइज है वो यूज करूंगा, जिसका हार्डली मेरे ख्याल से 50 यूरो, क्योंकि कस्टमर फ्रेंच था तो यूरो में तो 50 या 60 यूरो पर मंथ आ रहा था। उसको भी मैंने और मिनिमाइज कैसे किया, मैंने कस्टमर क्या बोला कि मैं इसको स्टार्ट और स्टॉप कर दूंगा, यानी कि ये पर्टिकुलर जंप सर्वर मेरा तभी स्टार्ट होगा जब मेरा रनबुक चलेगा, फाइल स्टोरेज में सेव हो जाएगा, और उसके बाद इस रिपोर्ट को अटैच करके ओवर द ईमेल भेजना होगा, तो उस टाइम पे स्टार्ट करेगा। उसके आधे घंटे के बाद इसको स्टॉप कर देगा। तो अल्टीमेटली दिन का जो है मेरा आधा घंटा ही वीएम हो रहा है, क्योंकि पे एज यू गो मॉडल है, तो मेरा वीएम जो है उतना ही चार्ज करेगा जितना कि मैं वीएम को ऑन कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन था। दूसरा, इसमें सिक्योरिटी जो कंसर्न था कस्टमर का वो भी इसमें रिजॉल्व हो गया, क्योंकि मैं सारा का सारा कुछ इंटरनली कर रहा हूँ। तीसरा इसमें है कि मुझे कस्टमर के आगे, ये कस्टमर की साइबर सिक्योरिटी टीम से कोई भी चीज का अप्रो मतलब किसी भी चीज को लेके मुझे जाना नहीं पड़ा कि यार मुझे ये अलाउ करना है, ये व्हाइट लिस्ट करना है। सब कुछ मैंने इंटरनली मैनेज किया इस सॉल्यूशन को लेके। तो आपकी इन्वायरमेंट, क्योंकि आपको पता है कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कोई भी कस्टमर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय करता है तो उनका मेन कंसर्न होता है सिक्योरिटी का, कि भाई अगर आप कोई चीज बोलते हो मुझे ये पोर्ट अलाउ करना है व्हाइट लिस्ट में, आप अलाउ कर दो, या यूआरएल अलाउ कर दो, तो कस्टमर कंसर्न रहता है कि भाई क्यों 50 सवाल पूछे जाते हैं आपसे। तो मैंने उन सारे सवालों को ध्यान में रख के एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जिसके बाद मुझे कस्टमर जाने की ही नहीं पड़ी, सब कुछ मैंने विद इन द एजोर नेटवर्क के अंदर ही सब कुछ मैनेज कर दिया, ठीक है। और आप इस तरह के इन्वायरमेंट को, अपने इस तरह का जो डिजाइन है, सॉल्यूशन है, आप अपने इन्वायरमेंट में भी डिप्लॉय कर सकते हो, चाहे आपका कस्टमर जो है मतलब इंटरनल नेटवर्क यूज कर रहा है, या फिर पब्लिकली एक्सपोज्ड या ओवर द इंटरनेट वाला मॉडल यूज कर रहा है, क्योंकि अलग अलग मॉडल यूज होते हैं, हर एक कस्टमर अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग नेटवर्क मॉडल यूज करता है, राइट। तो मेरा जो कस्टमर का बिजनेस मॉडल है वो ऐसा है कि भाई सब कुछ हाईली सिक्योर्ड होना चाहिए, सब कुछ इंटरनली होना चाहिए, वर्चुअल मशीन्स के ऊपर आपका इंटरनेट नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब ये तो आपको डायग्राम समझ में आ गया अच्छे से, राइट। इसके बाद ये जो मैनेज आइडेंटिटी की बात करी मैंने, तो मैनेज आइडेंटिटी ऑब्वियसली उसको ऑथेंटिकेट करना था एज्योर स्टोरेज अकाउंट को और रिकवरी सर्विस वॉल्ट को, राइट, कि वो बैकअप रिपोर्ट निकाल सके, स्टोरेज अकाउंट में डाल सके। तो उसके लिए मैंने मैनेज आइडेंटिटी को क्या किया, उस सब्सक्रिप्शन लेवल पर परमिशन दिला दिया। वो परमिशन क्या है, मैं नीचे आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या मैंने पूरा डिटेल में ये नोट डाउन किया। ये मैंने पूरा एंड टू एंड इसको एग्जीक्यूट करके दिया। नॉन प्रोडक्शन और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, दोनों इन्वायरमेंट में रिपोर्ट मैंने ये ऑटोमेशन मैंने सॉल्यूशन बिल्ड करके दिया उनको। तो ये डायग्राम तो आई होप कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें मैंने शेड्यूल कर रखा है, ये तीनों रन बुक शेड्यूल कर रखी है कि पहले मेरा बैकअप रिपोर्ट चलेगा, देन उसके बाद मेरा वीएम स्टार्ट कर देगा, फिर उसके बाद ये जो स्क्रिप्ट है, ये जैसे ही वीएम स्टार्ट होगा उसके 5 मिनट के बाद ये इसके अंदर टास्क शेड्यूलर में मैंने ये पावरशेल स्क्रिप्ट डाल रखी है, वो टास्क शेड्यूलर रन होगा। रन होने के बाद रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट आने के बाद फिर ये वीएम को स्टॉप कर देगा। ये इसका पूरा एंड टू एंड फ्लो है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर डिटेल कर रखी कि जैसे प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले वीएम को स्टार्ट कर देगा, पावरशेल रनबुक जो है, ये रनबुक चलेगा जो वीएम को स्टार्ट कर देगा। फिर मेरा एज्योर बैकअप रिपोर्ट चलेगा जो कि एक्सेल फाइल में स्टोर करेगा और उसको स्टोरेज फाइल स्टोरेज के अंदर एक्सपोर्ट कर देगा। देन उसके बाद, हाँ, इस सॉल्यूशन को अब स्टोरेज, जब आप ऑटोमेशन रनबुक में डालते हो, कोई भी पावरशेल रनबुक डालते हो, और किसी आप ऐसा जैसे ये केस है कि इसमें भाई मेरा जो एज्योर बैकअप रिपोर्ट वाला रनबुक है पावरशेल का, वो इसको भी कनेक्ट कर रहा है, स्टोरेज अकाउंट भी कनेक्ट कर रहा है, तो आपको कुछ मॉड्यूल्स जो है ऑटोमेशन अकाउंट में पावरशेल मॉड्यूल्स आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे, अपडेट करने पड़ेंगे, ये उसका प्री रिक्विजिट है, ठीक है।
देन उसके बाद सेंड बैकअप रिपोर्ट करेगा। ये जो मैंने आपको बताया कि जंप सर्वर में से सेंड बैकअप रिपोर्ट एक टास्क शेड्यूलर डिफाइन कर रखा है, वो रन कर देगा और ओवर द ईमेल भेज देगा मैप ड्राइव मैप करके, और मैप ड्राइव जो करेगा उसको डिस्कनेक्ट भी कर देगा। जैसे ही मेल आ जाएगा मेरे एज एन अटैचमेंट आ जाएगा रिपोर्ट, तो उसको डिस्कनेक्ट भी कर देगा और उसके बाद में स्टॉप इंफ्रा वीएम कर देगा, जो ये रन बुक करके इस वीएम को बंद कर देगा। ठीक है। अब इसमें परमिशंस क्या है कि मैनेज आइडेंटिटी जो है आपके ऑटोमेशन अकाउंट पे ये रहेगी, जिसको कि रीडर परमिशन रहेगा सब्सक्रिप्शन लेवल पे, और उसी मैनेज आइडेंटिटी को आपको वर्चुअल मशीन कंट्रीब्यूटर परमिशन देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप में, जिस रिसोर्स ग्रुप में आपने स्टोरेज अकाउंट और ऑटोमेशन अकाउंट आपने बिल्ड कर रखा है। वर्चुअल मशीन रीडर परमिशन तो आपको पूरे सब्सक्रिप्शन लेवल पे देनी पड़ेगी, क्योंकि आपका अम, इस सब्सक्रिप्शन में हो सकता है मल्टीपल आपके रिकवरी सर्विस वॉल्ट है, तो राइट, तो इसके लिए रीडर परमिशन चाहिए, सबसे कम परमिशन जो बैकअप की डिटेल्स निकाल सके। वर्चुअल मशीन कंट्रीब्यूटर किस लिए चाहिए? क्योंकि मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो वीएम जिस रिसोर्स ग्रुप में पड़ा है, उस वीएम को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए वर्चुअल मशीन कंट्रीब्यूटर का परमिशन चाहिए। ठीक है। कंपोनेंट्स क्या क्या यूज किए? एक आरजी रिसोर्स ग्रुप बनाया जिसमें मेरा ये इंफ्रास्ट्रक्चर का एक कंपोनेंट रहेगा, ये सब चीजें जैसे जंप सर्वर, स्टोरेज अकाउंट, ऑटोमेशन अकाउंट, ये सब। ठीक है। उसके बाद लोकेशन, आपको ऑब्वियसली आपके कस्टमर के हिसाब से लोकेशन चूज करनी होगी। एक इंफ्रास्ट्रक्चर का वीएम का नाम चाहिए, एक स्टोरेज अकाउंट चाहिए और ऑटोमेशन अकाउंट का नाम। ठीक है। कनेक्टिविटी, जैसे कि मैंने बोला सर्विस एंड पॉइंट कॉन्फ़िगर किया है मैंने इस पर्टिकुलर वर्चुअल नेटवर्क में, जिसके अंदर मेरा जंप सर्वर है और फाइल स्टोरेज के बीच में। ठीक है। एंड देन उसके बाद इंटरनल कस्टमर एसएमटीपी, इसमें अगर आपका कस्टमर एक्सटर्नल एसएमटीपी डिटेल नहीं दे रहा है आपको, जो ओवर द इंटरनेट मेल भेज सके, तो आपको उससे इंटरनल एसएमटीपी रिले सर्वर की डिटेल्स चाहिए, जिसमें तीन चीजें चाहिए होती है। एक आपको एसएमटीपी पोर्ट नंबर चाहिए होता है कि कस्टमर क्या पोर्ट यूज कर रहा है, 25 कर रहा है या 443 कर रहा है। दूसरा आपको एसएमटीपी सर्वर डिटेल चाहिए, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कि अपना O365 का, राइट, office.o365.com, ऐसा एसएमटीपी सर्वर डिटेल ये चाहिए। और तीसरा आपका जो एक सेंडर आईडी चाहिए। अब आइडियली मोस्टली कंपनीज क्या करते हैं, जैसे नो रिप्लाई एट द रेट गूगल डॉट कॉम, राइट, तो ये एक सेंडर सेंडर आईडी चाहिए। तो ये तीन डिटेल चाहिए आपको जो आपकी स्क्रिप्ट में कॉन्फ़िगर करनी है। उसके बाद कॉस्ट, यहाँ पर मैंने कॉस्ट भी डिफाइन किया है कि अजूर ऑटोमेशन अकाउंट का क्या कॉस्ट है। जैसे फ्री 500 मिनट्स देता है पर मंथ, जो भी हम रन बुक चलाते हैं, उसके बाद जब 500 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो 0.002 यूरो पर मिनट जाएगा, जो कि इस केस में तो जाने वाला नहीं था, क्योंकि मेरा ये जो रन बुक है ये मेरा दिन में एक बार चलेगा, बस एक बार रिपोर्ट भेज के, बस दैट्स इट, यानी कि महीने में 30 दिन चलेगा, दैट्स इट। ठीक है। देन उसके बाद वीएम का कॉस्ट, तो वीएम का कॉस्ट जो था 0.1269 यूरो पर आवर था। अब मेरा तो वीएम दिन का आधा घंटा ही चलने वाला है, तो बहुत ही मिनिमम चार्ज आने वाला है। एज्योर स्टोरेज अकाउंट का जो कॉस्ट था, ये आप देख सकते हैं 0.0144 यूरो पर यूज्ड जीबी था, पर मंथ विल बी चार्ज। अब जीबी में तो मेरा जाने वाला है नहीं, और ऊपर से जो मैंने फाइल स्टोरेज था वो मैंने कूल टीयर में कॉन्फ़िगर किया हुआ है। हॉट टीयर में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हॉट में मेरा ये फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा तो है नहीं, ये तो दिन में एक बार जो है रिपोर्ट यहाँ से उठाएगा और ओवर द ईमेल भेज देगा। तो इसीलिए मैंने उसको मिनिमाइज कॉस्ट मिनिमाइज करने के लिए कूल टीयर में रखा है इसको। ठीक है। तो ये मेरा एंड टू एंड सॉल्यूशन था। इस तरह का सॉल्यूशन आप अपने इन्वायरमेंट में भी डिप्लॉय कर सकते हो, अगर आपके पास इसी तरह के चैलेंजेस हैं, या फिर कस्टमर O365 यूज नहीं कर रहा है, जी सूट यूज कर रहा है, इस तरह का कोई एक्सटर्नल या कोई दूसरा ही मेलिंग टूल यूज कर रहा है, राइट। तो ये सॉल्यूशन मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोगों को एक नया कुछ सीखने को मिले, नया सॉल्यूशनिंग मिले, और आप इस तरह के सॉल्यूशन को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में डिप्लॉय कर सको, गाइस। तो आई होप गाइस आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, एक नया डिजाइन समझ में आया होगा आपको। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।